हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातु के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं यहाँ पर, जिनमें से लास्ट सेशन में हमने आयनिक कंपाउंड्स पर बात की थी, ठीक है ना। उसी को लेकर हम लोग चल रहे थे, जिसमें हमने आयनिक बंध पर बात की कि आपका आयनिक बंध क्या होता है, और उसके बाद आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, इस पर हम लोगों ने देखा था। तो भौतिक प्रकृति देखी थी, जिसमें कि हमने बोला जो आपके परमाणु हैं धातु और अधातुओं के, वो धनायन और ऋणायन बनाते हैं। धनायन और ऋणायन के बीच में आपका बहुत मजबूत आकर्षण का बल या प्रबल प्रकृति का आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगे और कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, और दाब लगाने पर ये टुकड़ों में टूटेंगे, यानी कि आपका पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होगा, क्रिस्टल के रूप में इनका कन्वर्जन होगा। और गलनांक एवं क्वथनांक की बात करेंगे तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स आपका देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। देन यहाँ पर घुलनशीलता की बात की थी, तो जैसे आपने नमक को देखा होगा, पानी में घुलनशील होता है। तो जनरली जो भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जल के साथ विलेय होते हैं या घुलनशील होते हैं, और वहीं आपके जो कार्बनिक विलायक होंगे यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उनमें ये उतने अच्छे विलय नहीं होते। विद्युत की चालकता की बात करेंगे तो ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे, लेकिन मोल्टन स्टेट में जब फ्री होगा आपका आयन इधर उधर मूव करने के लिए, या फिर जब जलीय विलयन होगा यानी डिसोसिएशन हो जाएगा आपके कंपाउंड का आयंस में, तब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और विद्युत का चालन करें, ठीक है। इतना हमने देख लिया था। धातुओं की प्रकृति एक अच्छा टॉपिक आपका यहाँ पर आया था। धातुओं की प्राप्ति में हमने बोला कि देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धातु की जो सतह है वहां से खुदाई करके कुछ पत्थर निकालेंगे। पत्थर यानी कि जहां, पत्थर का मतलब एग्जैक्ट पत्थर से नहीं है, यानी कि जो हमें कुछ ऐसे टुकड़े दिखाई देंगे कि जिनमें धातुओं की पाए जाने की संभावना है, जिनको हम खनिज कहेंगे, ठीक है ना। तो खनिज निकले हमारी धरती की सतह के नीचे से। फिर मैंने क्या बोला, जैसे सपोज ये धातु की आपकी सतह है और इसके नीचे बहुत सारे आपके खनिज होंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर खुदाई की, कहीं पर भी कोई भी एरिया मान लो जहां पर धातुओं के पाए जाने की संभावना है, यहाँ से हमने कोई तो ये 10 पत्थर हमने सपोज निकाल लिए, ठीक है। आपका 10 पत्थर हैं जो खोद करके हमने निकाल लिया। पत्थर का मतलब खनिज, ये खनिज है आपके 10 और इनमें से हमने कोई 4 ये ले लिए जिनमें की धातु के पाए जाने की संभावना है, धातु होगी, और साथ ही उस धातु को आसानी से निकाला जा सकता है उससे, यानी एक्सट्रैक्शन उसका इजी है, और साथ ही चीप भी है यानी कि सस्ता भी है। तो इन चारों को हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? अयस्क की श्रेणी में रखेंगे, सिर्फ इन चारों को। और इन सभी को हम रखेंगे खनिज की श्रेणी में। समझ रहे हैं? तो सारे तो खनिज है ये, और खनिज में से कुछ अयस्क भी हैं। तो जब आप स्टेटमेंट आपकी क्या आती है, कुछ जो अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, या कुछ नहीं, यानी कि जो सारे अयस्क हैं वो आपके खनिज होंगे, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं है। अयस्क में आपके 4 ही आए थे इनमें से, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि धरती की सतह से के नीचे से जो भी मिला, जिसमें कोई ना कोई तत्व या यौगिक के पाए जाने की संभावना है, उसको हम लोग खनिज कह रहे हैं। और देन फिर आपने बोला कि उन खनिजों से जिनसे आसानी से विशेष रूप से धातु को काफी अधिक मात्रा में और आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, धातुओं का निष्कर्षण करना यहाँ पर हमें बताया जाता है, यानी कि अगर आपको वो पत्थर मिल गए हैं जिन पत्थरों से खनिज को निकाला जा सकता है, जिन खनिजों से आप बोल रहे हैं कि उनको अयस्क की श्रेणी में रखा गया, और उन अयस्कों से धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, तो कैसे प्राप्त करें? समझ रहे हैं? सबसे पहले जब आपने उसको बाहर निकाला तो उसको साफ करेंगे, उस पर कुछ मिट्टी होगी, धूल होगी, डस्ट है, आपका कीचड़ है, कुछ भी है, तो उसका सबसे पहले क्या किया जाएगा? शुद्धिकरण होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर उस अयस्क का, देखो खनिज था, खनिज में से फिर हमने अयस्क छांटे, अब उन अयस्कों का शुद्धिकरण होगा, जिसको कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर आपका कहा जाता है, यानी कि अयस्कों का सांद्रण आप जिसे कहते हैं, ठीक है ना। अब अयस्कों के सांद्रण में आपकी बहुत सारी विधियां होती हैं,
जैसे कि सिंपल सी मेथड है कि आपने उसको बहुत ज्यादा पानी में धोया तो जितनी मिट्टी विट्टी थी वो साफ हो गई उससे, या फिर आपने क्या किया उसमें कुछ ऐसे पदार्थ थे जो आपका चुंबक के प्रति आकर्षित होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो वो आप मैग्नेटिक वाला प्रोसेस वहां पर यूज करेंगे, फेन प्लवन वाला प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप बहुत सारी विधियों का प्रयोग करेंगे। जैसे अयस्क का आपने पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे सबसे पहले, समझ रहे हैं? तो ये सारा आपका सांद्रण के अंतर्गत आएगा। तो सांद्रण के बाद अब आपको पता करना है कि उसमें कौन सी धातु हो सकती है। ठीक है ना, कौन सी धातु है, फिर उस धातु की सक्रियता आपको देखनी होगी। समझ रहे हैं ना, सक्रियता से मतलब है कि वो किस तरह से अभिक्रिया करेगा। इससे पहले आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है, तो उसके आधार पर आप बता देंगे कि धातु आपकी उच्च क्रियाशीलता में आती है, मध्य की क्रियाशीलता में आती है या निम्न की क्रियाशीलता में आती है। जो भी उसका क्रियाशीलता होगी जैसी भी, उसी मेथड को आप फॉलो करेंगे। तो पहला आपका आता है यहां पर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है ना, जो आपकी बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका आप क्या करेंगे, तो उनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है मोल्टन ओर का, यानी अयस्क को पिघला करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युत अपघटन होगा, और वैद्युत अपघटन के पश्चात वो आयनों में टूटता है आपको पता है, और विपरीत इलेक्ट्रोडों पर जाएगा और उससे आपको यहाँ पर उसके पश्चात प्योर मेटल यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो हमें करना क्या था, हमें वही तो करना था, जिन खनिजों को हमने धरती की सतह के नीचे से प्राप्त किया उनमें से फिर हमने अयस्क छांटे। अब हमने क्या बोला, उस अयस्क में कोई तो आपकी धातु है जिसकी उच्च अभिक्रियाशीलता है, जैसे कैल्शियम है आपका, मैग्नीशियम है, ये उच्च क्रियाशील धातुएं होती है, एल्यूमिनियम है जैसे आपका ना, तो फिर उनका आप इलेक्ट्रोलिसिस जैसे आप कर रहे हो, फिर उनसे प्योर मेटल, तो शुद्ध, वो शुद्ध धातु को हमने प्राप्त करना है अयस्क से। अब अयस्क तो किसी भी रूप में हो सकता है, अपने ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के रूप में, है ना, तो उससे हमें धातु को अलग करना है बेसिकली। ओके, देन सेकेंड आता है आपका मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी मध्य की क्रियाशीलता जिनकी होती है। सक्रियता श्रेणी में जो मिडिल में जो आपके मेटल्स हैं उनकी क्रियाशीलता और उनके लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे, तो ये जनरली आपको कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। तो फिर आप उनका क्या करेंगे, जो कार्बोनेट और है, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, उनका कैल्सिनेशन किया जाता है। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने, जो कार्बोनेट अयस्क आपको मिलेंगे, धातु के कार्बोनेट अयस्क, समझ रहे हो, जैसे जिंक का है आपका कार्बोनेट है सपोज, ठीक है ना, तो उसका कैल्सिनेशन किया जाएगा, निस्तापन किया जाएगा, और कार्बोनेट को आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं, कैल्सिनेशन में क्या होगा, कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। और ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड से आप इजीली रिडक्शन द्वारा धातु को प्राप्त कर लेते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है बताओ, रिडक्शन का मतलब क्या है, पढ़ा है ना, अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो फिर आपको शुद्ध धातु यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ कार्बोनेट मिला, समझो मेटल थी मीडियम रिएक्टिविटी की, ठीक है। अब आपने देखा कि वो कार्बोनेट है या फिर सल्फाइड है, वो पता किया, सपोज कार्बोनेट है तो उस कार्बोनेट का कैल्सिनेशन किया जाएगा, और कैल्सिनेशन के द्वारा उसको कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, देन उस ऑक्साइड का क्या किया जाएगा, रिडक्शन, अपचयन किया जाएगा, और अपचयन के पश्चात प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, और प्योर मेटल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, अगर वही मध्य की क्रियाशीलता वाली धातु सल्फाइड के फॉर्म में है तब उसका क्या होगा, तब भी उसको सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो विधि है उसको कहा जाता है रोस्टिंग, यानी कि सल्फाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसमें, किसको, ऑक्साइड में, और यहाँ कार्बोनेट को हमने किसमें, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। ओके, देन सेम वही प्रोसेस, ऑक्साइड जो मिल गया है उसका रिडक्शन होगा, देन आपको प्योर मेटल प्राप्त होगी। अब मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जैसे मरकरी है आपका, नीचे आता है ना, कम अभिक्रियाशील धातु है, तो उनको आप जनरली क्या, आपको जैसे सल्फाइड के रूप में मिला, रोस्टिंग की, मेटल मिल गया, और रिफाइनिंग, लास्ट में तो रिफाइनिंग होगी, शोधन होगा, यानी कि प्योरिफिकेशन किया जाएगा, है ना। अगर आपको शुद्ध धातु प्राप्त भी हो गई है तो वो उतनी शुद्ध नहीं है ना, उसको अभी भी रिफाइनिंग की आवश्यकता होगी। ओके, तो इस तरह से आपका इस फ्लो चार्ट को आप समझ लो, फिर एक एक करके हम हर पॉइंट पर बात करेंगे। ओके, चलिए। देखो, तो अयस्क था हमारे पास, ठीक है, हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं उसका किया जाएगा सांद्रण,
सांद्रण के पश्चात पता चलेगा उच्च क्रियाशीलता, ठीक है, मध्य की क्रियाशीलता और निम्न क्रियाशीलता। उसके पश्चात वैद्युत अपघटन होगा और शुद्ध धातु आपकी प्राप्त होगी। इस तरह से आप नोट करें। चलिए, तो धातुओं का निष्कर्षण इसे कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण का मतलब आपका होता है प्राप्त करना, ठीक है ना। देखो, वो पत्थर मिला था, वो खनिज मिला था, उस खनिज से हमने अयस्क को प्राप्त किया और आपने बोला उस अयस्क में ये वाली धातु है, कोई सी भी धातु हो सकती है, जैसे आप जिंक की बात कर रहे हो, ठीक है ना, कि जिंक है सपोज, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना वहां से, उसी को एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण कहा जाता है, ठीक है ना। तो धातु यौगिकों से शुद्ध धातु की प्राप्ति, धातु का कोई यौगिक होगा यानी कि कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड से, अब कोई भी धातु है, सपोज ए कोई मेटल है आपकी, ए मेटल है, ये AB2 की फॉर्म में है, तो ये हो गया कंपाउंड, ये धातु का यौगिक है, समझ रहे हैं, मेटल का कंपाउंड है कोई, इससे हमें ए को अलग करना है, ठीक है, और B2 आपकी अलग हो जाएगी, तो यही निष्कर्षण है, समझ रहे हो। आपको कोई पत्थर मिला जिसको आप बोल रहे हो ये खनिज है, आपने कहा ये अयस्क भी है, और ये सपोज किसी धातु का अयस्क है, जिंक का अयस्क है, ठीक है, जिंक का अयस्क ZnSO4 है सपोज, ठीक है, तो इससे हमें जिंक अलग करनी है, ये जिंक हम अलग करेंगे, और यही विधि जब हमने इस यौगिक से इस धातु को अलग किया, इसी को निष्कर्षण आपका कहा जाएगा। ओके, तो धातु यौगिकों से शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाती है, ठीक है ना। धातु के यौगिक से शुद्ध धातु की प्राप्ति, उस शुद्ध धातु को निकालना या प्राप्त करना, उसी को धातु का निष्कर्षण कहा जाएगा। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं या मिलती हैं। जैसे आप बोलते हो जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये धातु क्या होती हैं, ये मुक्त अवस्था में मिलती है, स्वतंत्र अवस्था मिलती है, इनको किसी से रिश्तेदारी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो कैसी हैं, निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, तो जब वो किसी से इजीली रिएक्ट नहीं कर रही हैं तो वो यौगिक बना ही नहीं पाएंगी। जब यौगिक नहीं बना पा रही है तो स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगी। कहीं पर खुदाई करोगे सोना निकल गया, तो सोना अकेले ही है बस उसको, लेकिन प्योरिफिकेशन तो उसका भी होगा ना, उसमें भी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी, तो उसको प्योरीफाई किया जाएगा, रिफाइनिंग होगी उसकी, जो भी होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ धातुएं भूपर्पटी पर स्वतंत्र अवस्था में, जो किसी के साथ यौगिक नहीं बना रही है, लेकिन कुछ जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो किस रूप में मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी उनके अयस्कों के रूप में या यौगिकों के रूप में, समझ रहे हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, ये हम जानते हैं, अतः ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ओके, जैसे उदाहरण है गोल्ड हो गया यानी सोना, सिल्वर, चांदी हो गया, प्लेटिनम, तथा कॉपर भी आपकी कम अभिक्रियाशील है, लेकिन जनरली कॉपर भी आपका किसी किसी यौगिक के रूप में आपको देखने को मिलती है। क्लियर है। तो कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये मुक्त अवस्था में भी है, और साथ ही साथ क्योंकि ये थोड़ा अभिक्रियाशील भी है तो इस वजह से यह यौगिकों के रूप में भी मिलेंगे, लेकिन इनका एक्सट्रैक्शन बहुत आसान होता है, इनको इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ओके, चलिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की जो धातु है जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि, कैल्शियम, ठीक है ना, ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है तो किसी से भी जाकर के रिएक्ट कर रही हैं और अपना यौगिक बना रही है। सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में आएंगी उनकी जो अभिक्रियाशीलता है मॉडरेट टाइप की है, यानी कि जो सबसे अधिक है उनसे कम है, लेकिन निम्न अभिक्रियाशील धातुओं से अधिक है, समझ रहे हैं। लेकिन अभिक्रियाशील ये भी हैं तो ये भी अभिक्रिया करके यौगिक बनाएंगे और यौगिक के रूप में रहेंगे। तो इनकी अभिक्रियाशीलता, जिनमें जिंक आएगा, आयन हो गया, लेड हो गया, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना।
अनेक धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। इसका कारण ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता तथा पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाया जाना है। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो धातुएं हैं आपकी वो ऑक्साइड के अयस्क के रूप में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है हमारे आसपास, तो कोई भी जो धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसके ऑक्साइड के रूप में वहां पर उपस्थित है। तो फिर क्या किया जाएगा, तत्वों के उनके अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। क्या कहा जाता है, देखो सबसे पहले आपने क्या कहा, धातु को उसके यौगिक से प्राप्त करना निष्कर्षण, ठीक है। और निष्कर्षण के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, जिस प्रोसेस का यूज किया जाएगा, उसको मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से आपने दो टर्म सीखी, एक है निष्कर्षण और दूसरा क्या है, धातु कर्म। तो निष्कर्षण है धातु को यौगिक से प्राप्त करना, ठीक है ना, कि धातु को आपने उसके यौगिक से अलग कर लिया। लेकिन धातु कर्म क्या है, वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप उसको प्राप्त कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और यह प्रश्न आता है कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, और उनका निष्कर्षण जो है वो भी उसी प्रकार से होता है, इन्हीं के आधार पर होता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो इतना नोट करिए। तो 3 वर्ग क्या है, निम्न अभिक्रियाशील, ठीक है, उच्च और मध्य, मध्य और उच्च, ठीक है, तीनों। चलिए, तो यहाँ पर अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, इसका मतलब क्या है, जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं आपकी, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में आपका क्या क्या था, वहां गोल्ड था, सिल्वर था, मर्करी था, प्लेटिनम था, ठीक है ना, ये सब थे। तो मेटल्स विद अ लो एक्टिविटी सीरीज एज metals with a low activity series are extremely नॉन रिएक्टिव, ठीक है। हमें पता है कि जो नीचे हैं सक्रियता श्रेणी में वो नॉन रिएक्टिव है, यानी कि वो ज्यादातर अभिक्रिया नहीं करते। बाय सिंपली हीटिंग दीज मेटल्स ऑक्साइड्स दे मे बी रिड्यूस टू मेटल्स, ठीक है। अगर ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में है सपोज, तो इनको इजीली हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे और रिड्यूस कर लेंगे और धातुओं को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल is extracted from its ore cinnabar, Hg is, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Hg यानी मर्करी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ore cinnabar। तो मर्करी का जो अयस्क होता है, क्वेश्चन आता है, उसको सिनेबार भी कहा जाता है, HgS, ठीक है ना। बाय अ हीटिंग प्रोसेस, उसको गर्म करेंगे और उससे उसको प्राप्त कर लेंगे। तो जनरली होगा क्या, आपका जो सल्फाइड है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑक्साइड को फिर हीटिंग करके आपका मर्करी में आपका कन्वर्ट कर देंगे। ओके, बाय ट्रीटिंग कॉपर सल्फाइड और इन द सेम वे प्योर कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिमिलर मेथड एज द अबव मेथड। ओके, क्या किया जाएगा, अगर Cu2S आपको दिखाया जा रहा है कि कॉपर सल्फाइड है, कॉपर का भी एक अयस्क है, तो इसको भी सेम प्रोसेस से आपका प्राप्त किया जाएगा। क्लियर है? चलो नोट करो। चलिए, तो समझ गए क्या था, सिनेबार था आपका मर्क्यूरी का एक अयस्क, जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपको प्राप्त होता है। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से हीट किया जाएगा और इससे मर्क्यूरी को आपका प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना। सेम मेथड से आप लोग कॉपर सल्फाइड से कॉपर को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड अलग हो जाएगी, फिर कॉपर सल्फाइड और जो आपका ऑक्साइड उसका प्राप्त हुआ है उसको फिर से गर्म किया जाएगा और उससे आपका कॉपर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन इनरिचमेंट्स ऑफ ओर, अब क्या किया जाएगा, जो आपका बाकी की धातुएं हैं, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण उनका किया जाता है। सबसे पहले ये स्लाइड आपकी पहले आ गई, इससे पहले आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसको समझेंगे हम लोग आने वाले सेशन में, ठीक है ना। चलिए, तो एक जनरल टॉपिक देखा आप लोगों ने कि मेटल्स की जो एक्सट्रैक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है यहाँ पर,
और उसका फ्लो चार्ट हमने देखा, और जो लो रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं आपकी, उनका निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से होगा वो हमने यहाँ पर सीखा। आने वाले सेशन में कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।